माइंड का लॉक तोड़ो, क्योंकि सच ये है कि तुम्हें दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हें तुम्हारा अपना माइंड रोक रहा है। एक सवाल है, क्या तुम सच में अपने थॉट्स के मालिक हो? अगर हाँ, तो फिर रात को बिस्तर पर लेटते ही वही पुरानी बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों चलने लगती हैं? किसी ने कुछ कह दिया और घंटों तक तुम उसी बात को रिप्ले करते रहते हो। कोई तुम्हें इग्नोर कर दे और तुम्हारा पूरा मूड बदल जाता है। फ्यूचर को लेकर डर, पास्ट को लेकर रिग्रेट और प्रेजेंट में तुम होते ही कहाँ हो। लेकिन अब एक और सवाल, अगर ये थॉट्स तुम्हारे हैं तो इन्हें देखने वाला कौन है? तुम या तुम्हारा माइंड? यहीं पर कहानी पलटती है। शायद तुम अपने माइंड को चला नहीं रहे, शायद तुम्हारा माइंड तुम्हें चला रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन क्या सच में? अगर तुम्हारे अंदर कोई आवाज कहती है मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो क्या वो आवाज ही तुम हो या तुम वो हो जो उस आवाज को सुन रहा है? यही सवाल द अनटेदर्ड सोल की सबसे गहरी जर्नी शुरू करता है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे उस इनविजिबल लॉक के करीब जाएंगे जो तुम्हें अपने थॉट्स, इमोशंस, फियर्स और पुराने पेन से बांध कर रखता है। लेकिन ध्यान रखना, असली लॉक कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं है। असली लॉक है तुम्हारा हर थॉट को सच मान लेना। अब सोचो, अगर तुम्हें हर थॉट पर रिएक्ट करना बंद करना आ जाए तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम्हारा पीस फिर भी तुम्हारे हाथ में रहे, अगर पास तुम्हें खींचे और तुम फिर भी आगे बढ़ सको, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे माइंड की आवाज और तुम्हारी असली आइडेंटिटी एक चीज नहीं है, तो क्या तुम खुद को पहली बार सच में देख पाओगे? शायद यहीं से तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बदलना शुरू हो सकता है जिसे तुमने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। इसलिए अगर तुम रोज अपने ही थॉट्स से लड़ते हो, अगर ओवरथिंकिंग तुम्हारी एनर्जी खा रही है, अगर छोटी सी बात तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे सिर्फ सुनना मत, अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, क्योंकि हो सकता है इस पूरी जर्नी के दौरान तुम्हें अपने माइंड के बारे में ऐसी चीज दिखाई दे जिसे देखने के बाद तुम अपने थॉट्स को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। और अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए, तो लाइक करो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, फ्री, और रीडपीडिया को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हारा माइंड क्या सोचता है। असली सवाल है, क्या तुम अपने माइंड से आजाद हो सकते हो? चैप्टर 1, हु इज रियली टॉकिंग इनसाइड योर माइंड। कभी तुमने ध्यान दिया है कि तुम अकेले बैठे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर बातचीत चलती रहती है? कोई पुरानी घटना अचानक याद आ जाती है, किसी का चेहरा सामने आ जाता है, फिर माइंड तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे उस समय ऐसा जवाब देना चाहिए था। अगर मैंने वो फैसला नहीं लिया होता तो? कुछ ही सेकंड में तुम उस घटना से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर तुम उस बातचीत को सुन सकते हो, तो क्या तुम वही बातचीत हो? यहीं से द अनटेदर्ड सोल का पहला बड़ा दरवाजा खुलता है। सिंगर तुम्हें अपने माइंड को बदलने से पहले उसे पहचानना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तब तक तुम उसके साथ बहते रहोगे। मान लो तुम्हारे कमरे में एक रेडियो लगातार बज रहा है, कभी म्यूजिक आता है, कभी न्यूज, कभी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। तुम रेडियो की हर आवाज को सच मानकर उसके हिसाब से अपना मूड बदलोगे, तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। माइंड भी कुछ ऐसा ही करता है। वह लगातार ओपिनियंस, मेमोरीज, प्रिडिक्शंस और जजमेंट्स बनाता रहता है। एक थॉट आता है, दूसरा उसे पकड़ लेता है, फिर तीसरा उसके ऊपर कहानी जोड़ देता है, और देखते ही देखते एक छोटी घटना तुम्हारे अंदर पूरा इमोशनल मूवी चला देती है। अब सवाल है, क्या हर थॉट पर एक्शन लेना जरूरी है? नहीं। थॉट सिर्फ एक मेंटल इवेंट हो सकता है, वह कमांड नहीं है। तुम्हारा माइंड कह सकता है आज मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। वह कह सकता है लोग तुम्हें जज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सच में ऐसा कर रहे हैं। वह कह सकता है तुम तैयार नहीं हो, लेकिन यह सिर्फ एक थॉट है,
फाइनल वर्डिक्ट नहीं। यही डिस्टिंक्शन धीरे धीरे तुम्हारी इनर फ्रीडम की शुरुआत बनती है। इमेजिन करो कि तुम सड़क के किनारे खड़े हो और सामने ट्रैफिक गुजर रहा है। हर गाड़ी एक थॉट है। अगर तुम हर गाड़ी के पीछे भागोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? लेकिन अगर तुम वहीं खड़े होकर ट्रैफिक को गुजरते हुए देखते रहो तो तुम्हें समझ आएगा कि गाड़ियां आती हैं और चली जाती हैं। थॉट्स भी वैसे ही आते जाते हैं। कुछ बहुत लाउड होते हैं, कुछ बहुत कन्विंसिंग, कुछ इतने पुराने होते हैं कि हमें लगता है ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन अवेयरनेस उन्हें देख सकती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। तुम्हें अपने माइंड के हर थॉट को मिटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सीखना है कि कौन सा थॉट तुम्हारा अटेंशन डिजर्व करता है और कौन सा सिर्फ गुजर रहा है। अगली बार जब तुम्हारा माइंड अचानक कोई नेगेटिव कहानी शुरू करे, तुरंत उससे लड़ना मत। बस एक पल रुकना और देखना, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। इस छोटे से पॉज में एक नई जगह बनती है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की यही जगह तुम्हें धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न से अलग करना शुरू करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की आवाज को पहचानना शुरू करते हो तब अगला सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर माइंड सिर्फ थॉट्स बनाता है तो फिर तुम्हारी सबसे पेनफुल फीलिंग्स आती कहां से हैं और तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? चैप्टर 2, ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉइस इन योर हेड। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें बहुत पहले कुछ कहा था, लेकिन आज भी वो बात तुम्हारे अंदर जिंदा है? इंसान चला गया, सिचुएशन खत्म हो गई, लेकिन उसके वर्ड्स अब भी तुम्हारे माइंड में रिप्ले होते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द सिर्फ उस घटना में नहीं रहता। हम अक्सर उसे अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं। लेकिन सवाल है, तुम दर्द को छोड़ना चाहते हो या कहीं ना कहीं उसे पकड़े रखना तुम्हारी आदत बन चुकी है? मान लो किसी ने तुम्हें सबके सामने इंसल्ट कर दिया। उस पल तुम्हें गुस्सा आया, दिल तेज धड़कने लगा, तुम्हारा शरीर टेंस हो गया, लेकिन घटना खत्म होने के बाद भी माइंड बार बार उसी सीन को चलाता रहा। तुम अकेले में सोचते हो, मुझे उस समय ये जवाब देना चाहिए था। फिर वही सीन दोबारा, फिर वही एंगर, फिर वही फ्रस्ट्रेशन। यहां एक सटल चीज हो रही है। घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम उसे अपने अंदर दोबारा जी रहे हो। द अनटेदर्ड सोल का एक महत्वपूर्ण विचार यही है कि जब कोई अनकंफर्टेबल इमोशन उठता है तो हम उसे सिंपली महसूस करके गुजरने देने के बजाय उसके साथ लड़ने लगते हैं। हम चाहते हैं कि रियलिटी हमारी इच्छा के हिसाब से हो, और जब रियलिटी वैसी नहीं होती तो अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसी बात सुननी पड़े जो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम इमोशन को महसूस करते हो या तुरंत उसे दबाने, जस्टिफाई करने या बदलने लगते हो? यहीं से इनर टेंशन बढ़ती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे हाथ में एक गर्म पत्थर रखा है। पत्थर गर्म है, तुम्हारा शरीर नेचुरली उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन तुम उसे कसकर पकड़ लेते हो और फिर शिकायत करते हो, मेरे हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? पेन हमेशा तुम्हारी चॉइस नहीं होता, लेकिन उसके साथ तुम्हारी पकड़ कई बार तुम्हारी चॉइस बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने दर्द को इग्नोर करना है, न ही इसका मतलब यह है कि किसी गलत व्यवहार को सही मान लो। मतलब सिर्फ इतना है, इमोशन को महसूस करो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। जब एंगर आए, तुरंत खुद से यह मत कहो, मैं एंग्री हूं। बस नोटिस करो, मेरे अंदर एंगर उठ रहा है। जब सैडनेस आए, मेरे अंदर सैडनेस है। जब फियर आए, मेरे अंदर फियर उठ रहा है। यह छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट तुम्हें इमोशन से अलग देखने की जगह देता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर एक नदी बह रही है। इमोशंस उस नदी में आने वाली लहरों की तरह हैं। अगर तुम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे आने और जाने दो तो नदी बहती रहती है। यही लेटिंग गो की शुरुआत है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है मुझे कुछ फील ही नहीं करना। नहीं, लेटिंग गो का मतलब इमोशन को जगह देना है, बिना उसे अपनी पूरी जिंदगी का मालिक बनाए। किसी ने तुम्हें हर्ट किया, दर्द को महसूस करो, लेकिन उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, उस रिजेक्शन को स्वीकार करो, लेकिन उससे यह कंक्लूजन मत निकालो कि मैं किसी लायक नहीं हूं।
पास्ट में कुछ गलत हुआ, उससे सीखो, लेकिन उसे हर नए दिन में फिर से मत जियो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ अपनी इनर रिलेशनशिप बदलना शुरू कर सकते हो। और जब तुम पहली बार किसी अनकंफर्टेबल इमोशन से भागने के बजाय उसे बिना रेजिस्टेंस के महसूस करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि इमोशन उतना परमानेंट नहीं था जितना माइंड ने तुम्हें बताया था। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर पेन को पकड़कर रखना हमें अंदर से बांधता है, तो हमारा माइंड बार बार उसी दर्द को वापस क्यों खींचता है? यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगली परत तुम्हारे पास्ट से नहीं, तुम्हारी अंदर की इमोशनल पैटर्न्स से जुड़ी है। चैप्टर 3, Why You Keep Holding On to Pain। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम किसी पुरानी बात से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अचानक कोई छोटी सी चीज उस पुराने दर्द को फिर से जगा देती है? कोई आवाज, कोई जगह, कोई चेहरा, कोई शब्द, और अचानक तुम्हारा मूड बदल जाता है। सवाल यह नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ था, असली सवाल है, तुम्हारा अंदर आज भी उस घटना से इतना जुड़ा क्यों हुआ है? मान लो किसी ने तुम्हें बहुत बुरा हर्ट किया। उस समय तुम्हारे अंदर एक इमोशनल रिएक्शन पैदा हुआ। तुम्हें गुस्सा आया, सैडनेस हुई, शायद बिट्रेयल महसूस हुआ। समय बीत गया, बाहर से सब नॉर्मल हो गया, लेकिन अंदर कहीं एक हिस्सा उस घटना को बंद करके नहीं बैठा, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलता रहा। यहीं एक सटल ट्रैप शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने दर्द को सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम उस दर्द से जुड़ी कहानी को भी बार बार रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ध्यान दो, एक घटना हुई थी, लेकिन उसके ऊपर तुम्हारे माइंड ने एक आइडेंटिटी बना दी। यही फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो घटना थी, उस इंसान ने तुम्हें रिजेक्ट किया। लेकिन अगर तुमने उससे यह मान लिया कि मैं रिजेक्शन के लायक हूं, तो घटना तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। अब एक विजुअल इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर एक पुराना कमरा है। उस कमरे में कुछ पुराने बॉक्सेस रखे हैं। हर बॉक्स पर एक लेबल है, एंगर, रिग्रेट, बिट्रेयल, फियर। तुम रोज उस कमरे में नहीं जाते, लेकिन कोई ट्रिगर आता है और माइंड तुरंत उसी बॉक्स को खोल देता है। फिर पुरानी मेमोरी बाहर आती है, पुराना इमोशन वापस आता है, और तुम्हें लगता है मैं फिर से वहीं पहुंच गया। लेकिन तुम वास्तव में पास्ट में वापस नहीं गए। तुम्हारे अंदर स्टोर्ड इमोशनल पैटर्न एक्टिवेट हुआ। यहीं द अनटेदर्ड सोल का आइडिया प्रैक्टिकल बनता है। तुम्हें हर बार उस मेमोरी को एनालाइज करके खत्म करने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम जितना उसे एनालाइज करते हो, उतना ही माइंड उसे और मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि माइंड को कहानी चाहिए। वो पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने उस दिन ऐसा कर दिया होता तो? और फिर एक एंडलेस लूप शुरू हो जाता है। तुम आंसर खोजते रहते हो, लेकिन पीस नहीं मिलता, क्योंकि हर आंसर के बाद माइंड एक नया सवाल बना देता है। तो क्या करना है? जब पुराना इमोशन उठे, तुरंत कहानी में मत घुसो। पहले उसके फिजिकल सेंसेशन को नोटिस करो। चेस्ट में टाइटनेस है, स्टमक में हैवीनेस है, बॉडी टेंस हो रही है। बस ऑब्जर्व करो। उसे तुरंत नाम देकर जज मत करो, क्योंकि इमोशन को महसूस करना और इमोशन की कहानी में खो जाना दो अलग चीजें हैं। यहीं तुम्हारे पास एक चॉइस आती है। तुम पुराने पैटर्न को फिर से फीड कर सकते हो, या उसे बिना पकड़कर गुजरने दे सकते हो। और ये कोई एक रात में होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर ट्रिगर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, जब कोई पुरानी मेमोरी आए, जब कोई इनसिक्योरिटी अचानक जाग जाए, तब खुद से पूछो, क्या मैं इस इमोशन को महसूस कर सकता हूं बिना इसकी कहानी बनाए? अगर तुम ऐसा करना सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी रिएक्शन और तुम्हारे रिस्पॉन्स के बीच स्पेस बनने लगती है, और इसी स्पेस में फ्रीडम की शुरुआत होती है। लेकिन अब एक और गहरी प्रॉब्लम सामने आती है। अगर पेन और पुराने इमोशनल पैटर्न्स तुम्हें बांधते हैं, तो क्या तुम्हारा हर इमोशन वास्तव में तुम्हारा दुश्मन है, या तुम्हारा रेजिस्टेंस ही असली प्रॉब्लम है? यहीं से हम उस इनविजिबल इमोशनल लॉक के और करीब पहुंचेंगे, जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से तुम्हारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 4, एस्केप द इमोशनल लॉक।
क्या तुम्हें पता है कि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी कोई इंसान, कोई सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उस प्रॉब्लम के खिलाफ तुम्हारा अंदर से किया गया रेजिस्टेंस होता है? सोचो, अगर कोई सिचुएशन तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, या तुम्हारा माइंड तुरंत कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था? यहीं से एक इनविजिबल स्ट्रगल शुरू होती है। बाहर सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन अंदर तुम उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हो। मान लो तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए पूरी तैयारी करते हो। तुम्हें पूरा भरोसा है कि सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सब बिगड़ जाता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, सिचुएशन को देखो, समझो और अगला कदम तय करो। दूसरा, पूरे दिन सोचते रहो, मेरे साथ ही क्यों? ऐसा होना ही क्यों था? अगर ऐसा नहीं होता तो कौन सा रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा? यहीं एक्सेप्टेंस का असली मतलब सामने आता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि तुम गलत चीज को सही मान लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो इस मोमेंट में हो चुका है, उससे अंदर ही अंदर लड़ना बंद करो, क्योंकि रियलिटी को एक्सेप्ट करने और उससे अग्री करने में फर्क है। अगर बारिश हो रही है तो तुम्हारा गुस्सा बारिश को रोक नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारी चिंता उसकी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकती। अगर पास्ट में कुछ हो चुका है तो तुम्हारा रिग्रेट उसे रीराइट नहीं कर सकता। फिर भी हम क्या करते हैं? हम रियलिटी को मेंटली रिजेक्ट करते रहते हैं, और यही रिजेक्शन धीरे धीरे इमोशनल टेंशन बन जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक बंद दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि समस्या दरवाजा है, लेकिन शायद समस्या ये है कि तुम उस दरवाजे को उस दिशा में धक्का दे रहे हो जिस दिशा में वह खुलता ही नहीं। अब सवाल है, इस लॉक से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले, जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्शन मत दो। एक पॉज लो। अपने अंदर पूछो, क्या मैं इस मोमेंट को जैसा है वैसा देख सकता हूं? फिर सिचुएशन और तुम्हारी स्टोरी को अलग करो। सिचुएशन क्या है और माइंड उसके बारे में क्या कहानी बना रहा है? किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया। यह सिचुएशन है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये स्टोरी है। किसी ने तुम्हारी बात रिजेक्ट कर दी। ये सिचुएशन है। कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता। ये स्टोरी है। यही डिस्टिंक्शन तुम्हें इमोशनल लॉक से बाहर निकलने की जगह देता है, क्योंकि कई बार हमें चोट सिर्फ घटना से नहीं लगती, हम उस घटना को अपने बारे में एक कहानी में बदल देते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक मुट्ठी बंद है। तुम उसे जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही टेंशन बढ़ता है, लेकिन जैसे ही तुम हाथ खोलते हो, तुम्हें पता चलता है कि छोड़ना वीकनेस नहीं था। वही प्रिंसिपल इमोशंस पर भी लागू होता है। हर फीलिंग को फोर्स करके हटाना जरूरी नहीं। हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को बदलना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हें सिर्फ अपनी पकड़ ढीली करनी होती है, और यही इनर फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम्हारी पीस हमेशा बाहर की दुनिया पर डिपेंड करेगी। कोई तारीफ करे, तुम खुश। कोई क्रिटिसाइज करे, तुम टूट जाओ। कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, तुम शांत। कुछ उल्टा हो, तुम बेचैन। तो फिर तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम वास्तव में तुम्हारे हाथ में कहां है? यही सवाल हमें अगली परत तक ले जाता है। अगर कंट्रोल छोड़ना इतना पावरफुल है, तो क्या होगा जब तुम अपनी जिंदगी को हर चीज कंट्रोल करने के बजाय उसे समझना शुरू कर दोगे? चैप्टर 5, लेट गो ऑफ कंट्रोल, अनलॉक योर पावर। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा थकते कब हो? काम करने से नहीं, बल्कि हर चीज को अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करते समय। कोई तुम्हें कैसे देखे, कोई तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करे, फ्यूचर में क्या हो, कौन तुम्हें पसंद करे, कौन तुम्हें छोड़कर न जाए। तुम्हारा माइंड हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन सवाल है, अगर दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम अपनी पीस को उसके कंट्रोल में क्यों दे रहे हो? इमेजिन करो तुम समुद्र में खड़े हो और वेव्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो। एक वेव आती है, तुम उसे रोकना चाहते हो। दूसरी आती है, तुम फिर रेजिस्ट करते हो। तीसरी आती है और तुम और ज्यादा थक जाते हो। समस्या वेव्स नहीं है। समस्या ये है कि तुम ओशन से कह रहे हो, मेरी इच्छा के हिसाब से चलो। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा,
कोई प्लान कैंसिल करेगा, कोई तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेगा, किसी दिन मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, और कभी ऐसी चीज होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम्हारी हैप्पीनेस हर चीज के परफेक्ट होने पर डिपेंड करती है तो तुम हमेशा अनस्टेबल रहोगे। लेकिन यहां कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फर्क समझना जरूरी है। तुम अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपनी एफर्ट चुन सकते हो, तुम अपनी प्रतिक्रिया पर काम कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान के थॉट्स, बिहेवियर और डिसीजंस तुम्हारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं है, हर आउटकम तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही समझ तुम्हारे ऊपर से एक बहुत बड़ा प्रेशर हटा सकती है। मान लो तुमने किसी इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी की, तुमने अपना बेस्ट दिया, अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम लगातार सोचते रहो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैंने गलत आंसर दे दिया तो, अगर किसी और को चुन लिया गया तो तुम उस रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर तुम कहो, मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, अब जो होगा उसे हैंडल करूंगा, तो तुम्हारे अंदर एक अलग स्ट्रेंथ पैदा होती है। यह वीकनेस नहीं है, यह मैच्योरिटी है। द अनटेदर्ड सोल हमें इसी दिशा में धकेलती है। लाइफ को हर मोमेंट अपनी पसंद के हिसाब से बेंड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड उन चीजों पर फोकस करता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और फिर एंग्जाइटी बढ़ती है। एक सिंपल रूल याद रखो, कंट्रोल व्हाट यू कैन, रिलीज व्हाट यू कैन नॉट। लेकिन इसे सिर्फ कोट बनाकर मत छोड़ देना, इसे अपनी डेली लाइफ में देखो। जब कोई तुम्हारी उम्मीद के अनुसार बिहेव नहीं करता, खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो अपनी एनर्जी वापस लो। जब फ्यूचर को लेकर डर आए, क्या मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? अगर हां, एक्शन लो। अगर नहीं, तो बार बार उसी थॉट को चू मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग अक्सर एक्शन नहीं होती, वो एक्शन का इल्यूजन होती है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम उसी थॉट को बार बार घुमा रहे होते हो। और अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना शुरू कर दो जिन्हें तुम सच में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। तुम्हारा माइंड हल्का होगा, तुम्हारे डिसीजंस क्लियरर होंगे, तुम लोगों की अप्रूवल पर कम डिपेंड करोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर सिचुएशन से अपनी पीस की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर तुम कंट्रोल छोड़ना सीख जाओ, अगर तुम थॉट्स, इमोशंस और बाहरी सिचुएशंस के साथ अपनी लड़ाई कम कर दो, तो उस सब के पीछे आखिर बचता क्या है? तुम कौन हो जब तुम्हें हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती? यहीं से हमारी पूरी जर्नी अपने सबसे गहरे सवाल की तरफ बढ़ती है। चैप्टर 6, What happens when you become truly free? अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारी हर बात नहीं है, तुम्हारी हर इमोशन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, और तुम्हें हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर तुम हो कौन? यही सवाल इस पूरी जर्नी को एक अलग लेवल पर ले जाता है, क्योंकि शायद अब तक तुमने खुद को अपने नाम, अपने पास्ट, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी फेलियर्स, अपने रिलेशनशिप्स और अपने थॉट्स से डिफाइन किया है। लेकिन अगर ये सब बदल सकते हैं, तो तुम्हारी असली पहचान क्या है? सोचो, आज तुम खुश हो, कल दुखी हो सकते हो, आज कॉन्फिडेंट हो, कल इनसिक्योर महसूस कर सकते हो, आज किसी चीज को लेकर एक्साइटेड हो, कल उसी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। तुम्हारी फीलिंग्स बदलती हैं, तुम्हारे थॉट्स बदलते हैं, तुम्हारी परिस्थितियां बदलती हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इन बदलावों को नोटिस करता रहता है। यही अवेयरनेस तुम्हें अपने अंदर एक नई जगह दिखाती है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें हर थॉट को पकड़ने की जरूरत नहीं, हर इमोशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं, हर इंसान से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं। यही द अनटेदर्ड सोल की सबसे गहरी दिशा है, अपने अंदर फ्रीडम के लिए जगह बनाना। लेकिन फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, कभी तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, कभी तुम्हारा माइंड फिर से डर पैदा करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि अब हर चीज तुम्हें अंदर से हिलाने की पावर नहीं रखेगी। इमेजिन करो, पहले कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता था और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता था।
अब वही क्रिटिसिज्म सुनकर तुम पॉज करते हो, तुम उसे सुनते हो, देखते हो कि उसमें कुछ यूजफुल है या नहीं। अगर है तो सीख लेते हो, अगर नहीं है तो उसे जाने देते हो। यानी दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड बदल गया। यही इनर फ्रीडम है। तुम्हें स्टोन नहीं बनना, तुम्हें इमोशंस खत्म नहीं करने, तुम्हें इंडिफरेंट नहीं बनना, बल्कि तुम्हें इतना अवेयर होना है कि इमोशन आए लेकिन तुम्हें अपने साथ बहा कर ना ले जाए। फियर आए लेकिन तुम्हारे डिसीजंस फियर ना ले। एंगर आए लेकिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी एंगर ना बन जाए। सैडनेस आए लेकिन तुम्हें यह विश्वास ना दिला दे कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब एक और पावरफुल बात समझो, तुम्हें खुद को बदलने के लिए हमेशा नया वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ग्रोथ का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ना है जिन्हें तुम अननेसेसरी तरीके से पकड़े हुए हो। पुरानी कहानी, पुराना रिजेंटमेंट, दूसरों की अप्रूवल, हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत, हर थॉट को सच मानने की आदत। जब ये पकड़ धीरे धीरे ढीली होती है तो अंदर स्पेस पैदा होता है, और उसी स्पेस में क्लैरिटी आती है। तुम रिएक्शन से पहले पॉज कर पाते हो, तुम लोगों को उनकी तरह रहने दे पाते हो, तुम पास्ट को लेसन की तरह देख पाते हो, आइडेंटिटी की तरह नहीं, और फ्यूचर को फियर की तरह नहीं, पॉसिबिलिटी की तरह देख पाते हो। अब वापस उस सवाल पर आते हैं, तुम कौन हो? शायद तुम सिर्फ वो नहीं हो जो तुम्हारे माइंड में बोलता है। शायद तुम वो अवेयरनेस हो जो उस पूरी इनर कॉन्वर्सेशन को देख सकती है। और अगर ऐसा है तो तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे मालिक नहीं हैं, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे मालिक नहीं हैं, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा मालिक नहीं है। तुम्हें हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। यही अनटेदर्ड होने का अर्थ समझने की शुरुआत है। अंदर से इतना फ्री होना कि जिंदगी को हर मोमेंट अपनी इच्छा के मुताबिक बनाने की जरूरत महसूस ना हो। तो आज से जब तुम्हारा माइंड कुछ कहे, तुरंत मत मान लेना। जब कोई इमोशन उठे, तुरंत उसमें खो मत जाना। जब कोई सिचुएशन तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जाए, एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं इसे देख सकता हूं बिना इसका गुलाम बने? अगर जवाब हां है तो शायद तुम्हारे माइंड का लॉक पहले ही थोड़ा टूट चुका है, और अब तुम्हें दुनिया को बदलने से पहले खुद के अंदर की उस पकड़ को पहचानना है। क्योंकि असली फ्रीडम कहीं बाहर इंतजार नहीं कर रही, वो उसी पल शुरू होती है जब तुम अपने अंदर उठने वाली हर आवाज को अपना आदेश मानना बंद कर देते हो।